हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इसके पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकृति में उपस्थित मूल बल। क्या पढ़े थे? प्रकृति में उपस्थित मूल बल। और प्रकृति में जो उपस्थित मूल बल थे मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या बताया था? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या बताया था? प्रबल नाभिकीय बल। और जो चौथा था वो क्या था बेटा? क्षीण नाभिकीय बल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक चीजें कंफर्म है? देखो ध्यान से, आगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? संरक्षण का सिद्धांत। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि भौतिक विज्ञान में ऐसी कितनी चीजें हैं जहां पे जो संरक्षण का सिद्धांत होता है वो लागू होता है। ठीक है बेटा, आज हम लोग का जो मेन टारगेट है, देखो इसमें एक चीज हम लोग को और पढ़ना था, क्या कि बलों के एकीकरण का प्रयास। तो सर आइजैक न्यूटन की यही मंशा थी, क्या इन चारों बलों का, ध्यान रखना जो मैंने 4 बलों की व्याख्या बताई थी उस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना कि जो चारों बलों का कोई एक स्रोत नहीं हो सकता, यानी इन चारों का मूल क्या होगा, यही सबसे बड़ी तलाश है भौतिक विज्ञान में। ध्यान रखना, समझ में है ना? भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी तलाश यही है कि जो चारों मूल बल हैं उनका कोई एक स्रोत, यानी एक उनका भी उद्गम स्थल होना चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वहां चारों उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है ना? ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोग को सफलता नहीं मिली है। कहीं ना कहीं कई चीजों में समानताएं प्रकट की गई हैं, वो तो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, कंफर्म हो गया। लेकिन ये कह दिया जाए कि मतलब जो चारों बल बताए मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, इनका जो संयोग है इनका कोई मूल नहीं मिल पा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? और ना ही आज तक अभी मिला है इन चारों को एक जगह से उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो आज का जो हम लोगों का सिद्धांत है बेटा, जो आज का टॉपिक है वो क्या है? संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? संरक्षण का। आइए देखते हैं, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ध्यान दो, ये देखिए यहां पे सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? संरक्षण का सिद्धांत। और सबसे पहले जो सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है बेटा वो क्या पढ़ना है? दिखाई दे रहा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है। आप लोग देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है तो आप लोग लिख सकते हो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। अरे सर जी क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता को विज्ञान में कहां शामिल कर दे, लेकिन क्या करना है, करना पड़ेगा। अभी दिखाते हैं समानता कैसे है। देखो ध्यान से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है उसको समझते हैं। कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है बेटा, क्या की जा सकती है? परिवर्तित की जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सामान्य सा मैंने लिख दिया कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा धारण करता है, यह श्रीमद् भागवत की कहानी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। अर्थात आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है।
ऊर्जा भी, ऊर्जा ना तो, यानी कहा कि आत्मा अजर और अमर है, कहने का अर्थ है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर लिया जा सकता है, परिवर्तित। तो मैंने बता दिया कि इसकी जो समानता है कहीं ना कहीं वो अपने आप से मिल रही है ना, कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने शरीर को छोड़ करके, पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा होती है जो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, जो ऊर्जा से समानता रखता है। तो हम कह सकते हैं ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा संरक्षण का नियम दिया गया था। श्रीमद् भागवत गीता में किसका दिया था? आत्मा संरक्षण का। कितनी मजे की बात है, देखो ध्यान से आगे चलते हैं। इसमें तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जो एक सामान्य सी भाषा, मैंने बहुत लंबा चौड़ा बता दिया। जहां यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक जनरेटर लेते हैं। जनरेटर मतलब जानते हो, जो जनरेटर होता है गांव में चलता है, समझ आया? गांव में क्या सब जगह चलता है। वो क्या करता है? वो पहला नंबर तो कह सकते हो ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कह सकते हैं उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का गुण होता है। ठीक है ना? जो आज की डेट में प्लेटें लगी होती हैं, जिसको बोलते हो आप सौर प्लेटें, उनका काम क्या होता है? वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझ में आया? पंखा क्या है? ये भी तो एक परिवर्तक है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पे बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है, हमने पहले सिंपल सा बताया है क्या, कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होता है, ना ही नष्ट होती है और ना ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात तो समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखते हैं अगला बेटा जो लिखा है, इसमें लिखा है, देखो अगला जो है वो क्या है, बोलो भाई। अगला जो है वो दिख रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या दिख रहा है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, वैसे हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी है। यानी आवेश को भी, समझ में है ना, कह सकते हैं ना कि ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। समझ में है ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यानी ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, और आपका आवेश संरक्षण लगभग समान है। कंफर्म हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से आगे करते हैं। जैसे देखिए, अब इसके बाद जो हमारा बेटा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रेखीय संवेग संरक्षण का। अब रेखीय संवेग का सूत्र पढ़े हो आप लोग? क्या पढ़े हो? अगर आपसे कहा जाए, देखो ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखो। कैसे इसका निगमन करते हैं, एकदम सिंपल तो समझ लो, कक्षा 9 की बातें हैं ये, ठीक है ना? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखो। ठीक है भैया, इसमें देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान देना, पढ़े हैं शायद, शायद क्या, यही तो होता है सूत्र, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब बेटा F बराबर m इंटू ए, यही होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। और हम लोग पढ़े हैं कि A इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये त्वरण का सूत्र होता है, कक्षा 9 में पढ़े हो आप लोग, अभी यहां भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। तो यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू
एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, ध्यान दो, एफ इज इक्वल टू, बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एम बी माइनस एम यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। या हम कह सकते हैं कि समय अंतराल जो होता था उसे डेल्टा टी से कहते थे, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां भी डेल्टा लगा दो, यानी समय अंतराल समझ रहे हो, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं बेटा संवेग बराबर क्या होता है, क्या होता है संवेग बराबर, कोई बताए तो क्या बताओगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा, नहीं गधे, देखो इधर संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वेगों का वेग महावेग संवेग कहते हैं, वेगों का वेग महावेग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। समझ में आया, ध्यान रखना। तो P बराबर होता है बेटा m इंटू वी, तो प्रारंभिक संवेग लेंगे तो P1 बराबर हो जाएगा m इंटू, ध्यान देना m1 ना कोई m ही ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो यहां लिख सकते हैं m इंटू यू एंड P2 इज इक्वल टू, बेटा जो निकलेगा m इंटू वी, तो यहां जो निकलेगा F इज इक्वल टू, जो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, m, mb की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताओ, mb की वैल्यू क्या होगी बताओ, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दो, यहीं से समझ में आ रहा हो। अगर इसी में एक कंडीशन अप्लाई कर दें, यदि f बराबर क्या है, जीरो कर दिया जाए, f बराबर क्या कर दें, जीरो, ध्यान दो जीरो बराबर भैया P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब P1 बराबर क्या दिख गया, P2। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2। कब होगा, जब लगने वाला बल क्या हो, शून्य हो, जब लगने वाला बल शून्य हो, यानी जब कोई गतिमान वस्तु हो, क्या हो, जब कोई वस्तु गतिमान हो और उसमें लगने वाला बाह्य बल शून्य कर दिया जाए, तो उस वस्तु का संवेग सदैव क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मतलब अगर कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, और उस पर जो लगने वाला बल है, क्योंकि कोई वस्तु गतिमान कब होती है, जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं, समझ में आया ना। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है और उस पर लगने वाला बाह्य बल जो है अगर शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है बेटा, संरक्षित रहता है। समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, अगला इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, एक हो गया क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। और जो अगला है हमारा, उस पर ध्यान दो, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा एक चीज इसमें और पढ़ लेते हैं, कभी कभार आप लोग को परेशान करेगा, वो क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये सब बहुत बढ़िया से पढ़ना है, अभी आगे सब मिलेंगे, ध्यान रखना। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो छोटा छोटा देख लो बस यहाँ पे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है आगे है ये, ठीक है ना। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या आप बताओ भाई, लिख सकते हैं टाउ बराबर, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाउ बराबर डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। तो जहां इस सूत्र को याद रखो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जहां टाउ बराबर जो होता है, इसे बोलते हैं बेटा बल आघूर्ण, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। और डेल्टा जे जो है वो बोलते हैं कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर,
परिवर्तन, या परिवर्तन क्यों लिख दिया जाए, डेल्टा टी भी शो कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यानी कि और डेल्टा टी आप जानते हो समय अंतराल कह सकते हैं, समय अंतराल। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, समय अंतराल। अब कहानी इसमें भी मजे की आने वाली है, उसको ध्यान देना। अगर हम j इज इक्वल टू यानी सॉरी टाउ इज इक्वल टू क्या करते हैं, शून्य, सेम टू सेम वही कहानी, टाउ इज इक्वल टू 0 कर दो, 0 इज इक्वल टू डेल्टा j अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया, यानी डेल्टा j की वैल्यू 0, बेटा डेल्टा j को j2 माइनस j1 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट j1 इज इक्वल टू j2, कह सकते हैं कि नहीं। यहां पे ये चीज देखो ध्यान से, j1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, j2 कह सकते हैं। मतलब जिस तरीके से उसने कहा था कि अगर गतिमान वस्तु पे बार बार शून्य कर दिया जाए तो संवेग संरक्षित रहेगा, वस्तु का संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष की परिधि घूम रही हो, या कह सकते हो कि किसी वस्तु पर लगने वाला अगर बल आघूर्ण शून्य है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य कर दिया जाए तो उस स्थिति में कोणीय संवेग भी सुरक्षित रहेगा। समझ में आया ना, यानी अगर हम कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर कोणीय बल आघूर्ण अगर शून्य कर देंगे तो उस स्थिति में जो कोणीय संवेग रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आगे देखो ध्यान से, जो अगला इसका टॉपिक है, इसी में एक चीज देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े क्या, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई पूछे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो यही हम लोग को याद आने चाहिए, कौन, आइंस्टीन। कौन याद आने चाहिए, आइंस्टीन। ठीक है ना, और आइंस्टीन ने कहा E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। ध्यान देना, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। इसकी मीनिंग में बता चुका हूं, E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। इनके अनुसार, मैंने कल बोला था ना कि इनके अनुसार जो होता है, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके अनुसार मैंने क्या बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आया, लेकिन मैंने कहा था कि ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित करना संभव नहीं हो सकता है। द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर ले तो थोड़ा बात बनती है, ठीक है ना, तो उसकी बात मैंने बताई थी। तो इन्होंने कहा कि यानी कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है, यानी द्रव्य ऊर्जा, इसको परिवर्तन किया जा सकता है बल्कि नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही है, द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, और प्रत्येक आइंस्टीन ने कहा प्रत्येक कोई ब्रह्मांड में द्रव्यमान होगा उसकी क्या होगी, एक ऊर्जा होगी। क्या होगी बेटा, एक ऊर्जा होगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से अगला क्या है। अब ये बातें समझ में आ गई ना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं क्या क्या पढ़ना था बेटा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब उन्होंने कहा था ना कि परिवर्तन संभव है, लेकिन ये कह दिया जाए कि इनसे सदैव ऊर्जा, और जो ऊर्जा निकलेगी उसे द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया ना, तो पूरा साइकिल में उन्होंने बता दिया था कि कहीं ना कहीं क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा जो होती है क्या होती है, संरक्षित रहती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आप लोग पढ़े। ठीक है ना, चलो देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन है, आप इस पे चर्चा करना। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दें। देखो जो क्वेश्चन है आपके कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, वैज्ञानिक नील्स बोर, आप लोग ध्यान रखना, वैज्ञानिक नील्स बोर किस देश के निवासी हैं। ये आपको कहां मिलेगा, जब मेरी जो सेकंड लेक्चर है भौतिक जगत की सेकंड लेक्चर देखना, उसमें मैंने पूरी लिस्ट दे दी है कि नील्स बोर कहां के हैं। तो नील्स बोर कहां के बेटा, ये पहले बताओ। आपको पता होना चाहिए कि जो नील्स बोर है बेटा वो अमेरिका के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, भारत के तो हो नहीं सकते हैं। समझ में आया ना, हो सकता था ब्रिटेन और रूस, लेकिन याद रखना कि जो वैज्ञानिक नील्स बोर हैं वो कहां के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। ठीक है ना, कौन है, तो आप जानते हो हाइगेंस। कौन है, हाइगेंस। नो बेटा, हाइगेंस तो तरंग का सिद्धांत दिए थे। हाइगेंस जो थे वो कौन, क्या दिए थे, तरंग सिद्धांत दिए थे। मतलब प्रकाश जो है वो तरंगों की भांति चलता है, ये किसने बताया था, हाइगेंस ने। फैराडे की बात कर लें, इसमें एक ऑप्शन आपको दिया गया फैराडे, तो फैराडे है, बोलो भाई, तो फैराडे हो सकते हैं। फैराडे ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिया था।
समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं वो कौन माने जाते हैं? बोलो भाई, ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बातें ऐसे करनी है, जब आप लोग पढ़े रहोगे तो कोई डाउट नहीं होगा, जब नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है ना? या किया था किसने? बोलो भाई, नील्स बोर ने किया था कि क्लार्क मैक्सवेल ने किया था कि यहाँ पे माइकल फैराडे ने किया था कि केपलर ने किया था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। नील्स बोर का विज्ञान में क्या योगदान था? इन्होंने बेटा, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? उसके बाद माइकल फैराडे की बात अभी बताया, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे। ठीक है? केपलर ने ग्रहों का गति संबंधी नियम दिया था। केपलर का नियम तो पढ़े होगे ना आप लोग? सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार क्या कहते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसका नियम है? केपलर का। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद कौन बचा इसमें? क्लार्क मैक्सवेल। तो याद रखो आप हमेशा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ये है? क्लार्क मैक्सवेल। यानी विद्युत चुंबकीय, इन्होंने 4 नियमों को कंपोजिशन किया था। फिर कंबाइन करेंगे, चिंता मत करो, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया था? 4 चीजों को इकट्ठा करके और एक तरंग बनाई थी जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो देखो, एक क्वेश्चन है अगला कि एक्स किरण के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण के आविष्कारक थे। कौन था भाई? एक्स किरण के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन? नहीं। आइंस्टीन? नहीं। थॉमसन? नहीं। तो क्या किए थे? न्यूटन ने क्या दिया था? जल्दी बोलो। गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है बेटा, याद रखो। आइंस्टीन ने क्या कह सकते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ाया हूं, ध्यान रखना। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, और इनका समीकरण मैंने बताया था क्या? बोलो, E इक्वल टू mc स्क्वायर। और थॉमसन मतलब जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर। जे थॉमसन कौन है? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो कौन बचा इसमें बताओ? अगर इलेक्ट्रॉन की खोज करता ये थॉमसन है तो कौन बचा? रंजन बचे कि नहीं बचे? कौन बचा? रंजन बचे। और इन्होंने ही किसकी खोज की थी? एक्स किरण की। बात समझ में आई? तो कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। कंफर्म हो गया? तो भौतिक जगत का ये जो 4 लेक्चर आप लोगों ने देखा, इसको कंटिन्यू करके एक एक करके आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। समझ में आया ना? और बढ़िया से पढ़ेंगे तो जहां तक मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गई कि नहीं? और आप लोग बढ़िया कंटिन्यू क्या करते रहो? पढ़ते रहो। जो क्योंकि जब अगर पढ़ेंगे तभी कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में करेंगे। आप जानते हो ना, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत बढ़िया बोला था क्या? कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। समझ में आया ना? ये देखो ध्यान से, जो लिया गया था कहां से लिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है ना? कंफर्म हो गया कि नहीं? तो रशिम रथी में ही था कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, खूब मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, मोटिवेट करते रहेंगे, ये हमारा काम है। ठीक है? चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। समझ में आया ना? जिससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आप लोग कमेंट जरूर करें कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।